विक्रम ने एक नज़र विशाखा को देखा और सोफे पर लेट गया। विशाखा ने अपने बैग से असाइनमेंट का सामान निकाला और असाइनमेंट बनाने लगी। सालू ने कहा, विशाखा काफी रात हो गई है, सो जाओ। विशाखा ने कहा, नहीं सालू, कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सालू बहुत थकी हुई थी, इसलिए लेटते ही सो गई। विक्रम ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर विशाखा को देखने लगा। विशाखा बेसुध होकर असाइनमेंट बना रही थी। विक्रम विशाखा को ही देख रहा था। विशाखा ने एक पिंक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। विशाखा की पिंक टी शर्ट काफ़ी पुरानी थी, इतनी कि उसका रंग भी उड़ गया था। लोअर भी बहुत पुराना था, वह नीचे से थोड़ा फटा हुआ था। उसकी नज़र गई तो उसने महसूस किया कि विक्रम उसका लोअर देख रहा है। विशाखा ने जल्दी से अपना लोअर नीचे से फोल्ड कर लिया, जिससे विक्रम ना देख सके। विशाखा थोड़ा सा घूम गई, जिससे विक्रम के फेस पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। अक्षित का कमरा। हारिका बेड पर कूद रही थी और अक्षित सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ था। हारिका ने नशे की हालत में कहा, अक्षित ने कहा था तो मुझे फ्रेंच किस कर दोगे, तो अब दो। अक्षित ने गुस्से में कहा। हारिका, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हारिका ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, मेरा पूरा नाम मेरा पूरा नाम मेरा पूरा नाम मुझे याद नहीं है। अक्षित ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हें अपना नाम याद नहीं है, पर फ्रेंच किस याद है। हारिका अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अक्षित को घूर कर देखने लगी। अक्षित ने कहा, अब क्या देख रही हो? हारिका मुंह बनाते हुए बोली, देख रही हूँ तुम कितने बड़े झूठे लॉयर हो। अक्षित ने कहा, हारिका सो जाओ, बुआ दादी या नाना जी जाग गए तो आज मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हारिका ने आंखें छोटी करके कहा, तुम उस बुढ़िया से इतना डरते क्यों हो? अक्षित ने हैरानी से हारिका को देखा। हारिका ने अपने दोनों हाथ अक्षित के चेहरे पर रखकर कहा, मैं हूं ना, तुम्हें उस बुढ़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षित ने अपना सिर पीट लिया। हारिका ने म्यूजिक ऑन कर दिया। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा है। गाना सुनकर अक्षित ने अपना सिर पर हाथ रख लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। हारिका ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और अक्षित को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान पास कर दी और गाना गुनगुनाने लगी। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अथर्व का कमरा। अथर्व गौरी को बार बार बेड पर लिटाकर सोने के लिए कह रहा था, लेकिन गौरी बार बार किस करने के लिए कह रही थी। गौरी अथर्व का कॉलर पकड़कर गाना गुनगुनाने लगी। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ। गौरी ने अथर्व को अपनी ओर खींचा और अथर्व सीधा गौरी के ऊपर गिर गया। गौरी ने अपने हाथ अथर्व की गर्दन पर लपेट दिए और अथर्व को लिप किस करने लगी। अथर्व के फेस पर एक मुस्कान आ गई। अक्षित का कमरा। हारिका अक्षित के बेड पर खड़ी होकर डांस कर रही थी। अक्षित उसका हाथ पकड़कर बेड से उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उतर नहीं रही थी। किसी को अपना बनाकर छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। हारिका अपने दोनों हाथ फैलाए और बेड से गिरने लगी। अक्षित ने हारिका को कमर पर हाथ डालकर उसे पकड़कर नीचे उतार दिया। अक्षित गुस्से में जाने लगा तो हारिका गाना गुनगुनाते हुए पीछे से अक्षित का ब्लेजर पकड़ लिया। अक्षित थोड़ा आगे हुआ तो अक्षित का ब्लेजर उतर गया। हारिका अक्षित का ब्लेजर सीने से लगाकर गाना गुनगुनाने लगी। दूसरी तरफ गौरी बेड से उतरकर डांस करने लगी और साथ में गाना गुनगुना रही थी। गौरी ने अथर्व को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कपल डांस कर रही थी। अथर्व गौरी का यह रूप देखकर बहुत खुश था और साथ में हैरान भी। बाहों में चलिए आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। गाना खत्म हो गया। गौरी ने नशे की हालत में अथर्व के कॉलर को पकड़ा हुआ था। गौरी ने नशे की हालत में कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। आप मुझसे शादी कर लीजिए, पर मैं अच्छी नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। अगले ही पल गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर अथर्व के सीने पर रखते हुए कहा, मुझे प्यार कीजिए, प्लीज मुझे प्यार कीजिए। अथर्व पार्टी से ही गौरी को देखकर कंट्रोल कर रहा था। गौरी के इतना करीब होने से वह कंट्रोल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वह कंट्रोल नहीं करता तो गौरी की नज़रों में गिर जाता। अथर्व तो यह सोचकर ही खुश था कि गौरी भी उसे पसंद करती है। अथर्व कंट्रोल करता हुआ गौरी से दूर हुआ, लेकिन गौरी ने उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर नम आंखों से कहा, अथर्व प्लीज थोड़ा सा प्यार कर लीजिए। अथर्व ने गौरी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी तुम होश में नहीं हो। गौरी ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, मुझे होश में रहना भी नहीं है। गौरी ने अथर्व के सीने पर अपना सिर रख दिया
और कहने लगी, प्लीज अथर्व थोड़ा सा प्यार कीजिए। अथर्व ने कहा, गौरी मैं तुम्हें थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार करूंगा, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, प्लीज मेरी बात को समझो। चलो अब सो जाओ। अथर्व गौरी को बेड पर ले जाकर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अथर्व गौरी के पास से उठता उससे पहले ही गौरी ने अथर्व के ब्लेजर को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे अचानक खींचने से अथर्व गौरी के ऊपर गिर गया। दोनों का चेहरा एकदम पास था, दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अथर्व गौरी की मासूमियत को करीब से देख रहा था। तभी गौरी ने अपने होंठ अथर्व के होंठों पर रख दिए। अथर्व की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। गौरी उसे किस करने लगी, लेकिन गौरी को किस करना नहीं आता था। अथर्व ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, गौरी अब हो गई किस, चलो अब सो जाओ। गौरी ने गुस्से में अथर्व के सीने पर मारते हुए कहा, आप मुझे प्यार नहीं करते, नहीं करते आप मुझसे प्यार, आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते आप, जाइए यहाँ से। अब अथर्व गौरी की बातों से गुस्सा हो गया और उसने झुककर गौरी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। अथर्व गौरी के नीचे लिप्स को सक कर रहा था। धीरे धीरे अथर्व ने अपर लिप्स को भी सक करने लगा। गौरी के हाथ अथर्व के बालों में चल रहे थे। अथर्व के किस करने से गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था। 15 मिनट बाद अथर्व ने गौरी को छोड़ा तो गौरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अथर्व गौरी के ऊपर से उठने लगा तो गौरी ने अथर्व का कॉलर पकड़कर कहा, और कीजिए ना किस। 2 घंटे बाद विशाखा अभी असाइनमेंट बना रही थी। विक्रम सोफे पर लेटा हुआ बेचैन हो रहा था। विक्रम ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हारा असाइनमेंट अभी तक बना नहीं है। विशाखा ने नामे गर्दन हिला दी। विक्रम ने कहा, कितना रह गया है। विशाखा ने असाइनमेंट बनाते हुए बिना सोचे समझे कहा, अभी तो बस जय का बना है। विक्रम ने हैरानी से कहा, 1 मिनट, 1 मिनट, तुम किसके किसके असाइनमेंट बना रही हो। विशाखा को अब रियलाइज हुआ कि उसने अनजाने में क्या कह दिया। विशाखा ने नजरें चुराते हुए विक्रम से कहा, मीना, जय, राजू का। विक्रम ने अपनी भुएं चढ़ाते हुए कहा, और तुम किस खुशी में उन तीनों के असाइनमेंट बना रही हो। विशाखा ने कहा, वह मुझे पैसे देंगे। विक्रम ने कहा, तुम्हारा असाइनमेंट बन गया है क्या। विशाखा ने नामे गर्दन हिला दी। विक्रम और सोफे पर बैठ गया। विक्रम ने अब दोनों हाथ बांधकर कहा, तो तुम अपना असाइनमेंट कब बनाओगी। विशाखा ने कहा, जब इनके बन जाएंगे फिर तुम्हारा बनाऊंगी और उसके बाद अपना बनाऊंगी। विक्रम ने दोनों हाथ से ताली बजाकर कहा, मतलब तुम पूरी रात सोओगी नहीं। विशाखा ने धीरे से कहा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सो जाऊंगी। विक्रम ने एटीट्यूड के साथ कहा, मैडम ये सुबह तक भी कंप्लीट नहीं होगा और मैं लाइट जलाकर नहीं सो सकता, इसलिए मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तुम अपना सामान उठाओ और बालकनी में जाकर अपना काम करो। इतना कहकर विक्रम ने लाइट ऑफ कर दी। विशाखा दुखी होकर विक्रम को देख रही थी। फिर उसने अपना सामान उठाया और बालकनी में चली गई। बालकनी में चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। असाइनमेंट बनाने के लिए रोशनी बहुत कम थी, इसलिए विशाखा ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और असाइनमेंट बनाने लगी। विक्रम पीछे खड़े होकर विशाखा को ही देख रहा था। विक्रम ने मन में कहा, बिल्कुल गौरी की बहन है, मानेगी नहीं। फिर विक्रम जाकर सोफे पर सो गया। अक्षित का कमरा। अक्षित सर पकड़कर बैठा हुआ था और आर्का पूरे कमरे में घूम घूम कर डांस कर रही थी। अक्षित का कमरा बहुत बड़ा था। आर्का कभी अक्षित का फ़ोन उठाती तो कभी बुक्स उठाती और कभी कोट उठाती, फिर लैपटॉप उठाती। अक्षित ने आर्का का हाथ पकड़कर अपना लैपटॉप लेते हुए कहा, आर्का क्या कर रही हो तुम, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। आर्का ने अक्षित से कहा, तुमने कहा था तुम फ्रेंच किस दोगे, जब तक तुम मुझे फ्रेंच किस नहीं करते तब तक मैं नहीं सोऊंगी। अक्षित का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अक्षित इस वक्त गुस्सा नहीं कर सकता था। अगर आर्का होश में होती तो कब का उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता। अक्षित ने अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अक्षित ने थोड़ी सी नज़र उठाकर देखा तो आर्का अपनी साड़ी निकाल रही थी। अब अक्षित की आंखें बड़ी हो गई और वह जल्दी से उठकर आर्का के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए। अक्षित ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रही हो। आर्का ने कहा, मुझे गर्मी लग रही है। अक्षित ने अपने बाल नोचते हुए कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं, ऐसे में पागल हो जाऊंगा। तुम क्या चाहती हो, मैं पागल हो जाऊं। आर्का ने कहा, गर्मी मुझे लग रही है और पागल तुम हो रहे हो। अक्षित ने एसी का टेम्परेचर कम करते हुए कहा, लो अब नहीं लगेगी गर्मी। आर्का फिर भी साड़ी उतारने लगी। अक्षित ने फिर उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते हुए कहा, अब क्या हुआ। आर्का ने कहा, मुझे साड़ी चुभ रही है।
अक्षित ने बेबसी से आरका की तरफ देखकर कहा, आरिका प्लीज मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। आरका ने अक्षित का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तो तुम मुझे फ्रेंच किस करो, फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। अक्षित बहुत परेशान हो गया था। उसे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षित ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आरका के हाथ अपने कॉलर से हटाए और प्यार से कहा, आरिका बहुत रात हो गई है, सो जाओ, मैं तुम्हें कल किस कर दूंगा। आरका ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अक्षित ने राहत की सांस ली। अगले ही पल आरका ने कहा, तुम मेरे कपड़े चेंज कर दो, मैं इन कपड़ों में नहीं सो सकती। ये बात सुनकर अक्षित शॉक्ड हो गया। अक्षित ने अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम क्या ऊपर से लिखवा कर आई हो, मुझे हर पल परेशान करोगी। आरिका अपनी साड़ी निकालने लगी। आरिका ने कहा, मैं खुद ही चेंज कर लेती हूँ। अक्षित ने परेशान होते हुए कहा, क्या मुसीबत है। अक्षित अपने वार्डरोब से एक शर्ट निकाल कर लाया और उसने आरिका से कहा, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आरिका के फेस पर एक स्माइल आ गई। अक्षित ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। अक्षित धीरे धीरे आरिका की साड़ी निकालने लगा, लेकिन अक्षित का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी कंपन अक्षित भी महसूस कर पा रहा था। अक्षित बहुत सीधा और शरीफ लड़का था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका को भी कभी किस नहीं किया था। अक्षित को थोड़ा बेशरम आरका ने ही बनाया था। अक्षित ने जैसे तैसे करके आरका की साड़ी उसके शरीर से अलग कर दी, लेकिन उसके टॉप पर हाथ लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अक्षित ने आरका से कहा, तुम ये खुद उतारो। आरका ने अपने कपड़े उतार लिए। अब वो सिर्फ अपने अंदर के कपड़ों में थे। अक्षित ने उसे अपनी शर्ट पहना दी। अक्षित ने उसे अपना लोअर देते हुए कहा, लो इसे पहन लो। आरका ने पहनी हुई शर्ट देखकर कहा, यह शर्ट तो घुटनों तक आ रही है, मैं लोअर नहीं पहनूंगी। अक्षित ने गुस्से में खुद से कहा, यह लड़की सच में गधी है। अगर इसकी शादी मुझसे हो गई तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, आप सो जाओ। और उसने लाइट ऑन कर दी। अक्षित एक नजर आरका को देखा। आरका अक्षित की ब्लैक शर्ट में बहुत सुंदर लग रही थी। अक्षित आरका को देखता ही रह गया। अक्षित का गला सूखने लगा था। अक्षित ने अपना सलाइवा गटकते हुए अपने मन में कहा, अगर आरिका की शादी मुझसे हुई तो सुहाग रात के बाद पहली सुबह आरिका ऐसे ही उठेगी। हाथों में रेड कलर का चूड़ा, होठों पर लिपस्टिक, बिखरे हुए बाल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और पहनी हुई मेरी शर्ट। यह सोचकर अक्षित के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित ना चाहते हुए भी आरका के करीब चला गया। अक्षित ने आरका की चूड़ियां उतार दी। अक्षित सच में ही गुम था कि आरका ने अपने लिप्स अक्षित के लिप्स पर रखकर किस करने लगी। अब तो अक्षित से कंट्रोल नहीं हुआ। आरका इतनी खूबसूरत थी कि अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए, पर अक्षित खुद पर बहुत कंट्रोल करता था। अक्षित आरिका में खोने लगा था। अक्षित और आरिका दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे थे। अक्षित आरिका को किस करते हुए आरिका के गले तक आ गया था। अक्षित का एक हाथ आरिका के सर के पीछे और दूसरा उसकी कमर पर था। आरिका के दोनों हाथ अक्षित के गले में थे। अक्षित एक्साइटेड होकर आरिका के गले पर बाइट कर दिया और आरिका की चीख निकल गई। आह! अक्षित अचानक अपने होश में आया। उसने आरका के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आरका ने अपने हाथों से अक्षित के चेहरे को थामते हुए कहा, तो मत करो कंट्रोल। आरका तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। आरका की बात सुनकर अक्षित ने ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर आ गया। अक्षित ने आरका की शर्ट का एक बटन खोल दिया और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। आरका सिसकियां लेने लगी और उसके हाथ अक्षित के बालों में चलने लगे। अक्षित आरिका का दूसरा बटन भी खोल दिया और कॉलर बोन से थोड़ा नीचे आकर उसे किस करने लगा। अक्षित आज रुकना नहीं चाहता था और आरिका उसे रोकने की हालत में नहीं थी। आरिका ने मदोसी की हालत में अक्षित के बालों में हाथ चलाते हुए अक्षित से कहा, अक्षित आई लव यू। आरिका तुम्हें बहुत प्यार करती है। आरिका की बात सुनकर अक्षित रुक गया। वो अपने होश में वापस आया और आरिका को देखकर कहने लगा, ये मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी। और मैं इसके साथ क्या करने जा रहा था। अक्षित एकदम से आरिका के ऊपर से उठ गया। अक्षित खुद को संभालते हुए बाथरूम में चला गया। अक्षित शावर के नीचे खड़ा हुआ था और मन ही मन खुद से कहा, मैं आरिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वह तो नशे में थी, लेकिन मैं तो होश में था। क्या करने जा रहा था मैं। कल को मैं खुद से नजरें कैसे मिला पाता। अक्षित काफी वक्त तक खुद से लड़कर बाहर आया तो आरिका सो चुकी थी। अक्षित ने आरिका की शर्ट के बटन बंद किए और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फोरहेड पर किस करके सोफे पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर आरिका के बारे में सोचते हुए अक्षित को नींद आ गई।
अथर्व गौरी को देख रहा था। अथर्व ने अपने मन में कहा, अभी तो किस मांग रही है, सुबह उठकर मेरी बैंड बजाएगी। अथर्व ने गौरी का सिर सहलाते हुए कहा, गौरी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन गौरी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। गौरी ने अपने गले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अथर्व यहाँ भी कीजिए ना किस। अथर्व को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अथर्व ने ना चाहते हुए भी गौरी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगा। गौरी सिसकियां लेने लगी। उसके हाथ अपने आप अथर्व के बालों में चलने लगे थे। थोड़ी देर बाद अथर्व गौरी से अलग हुआ तो गौरी के हाथ अपनी साड़ी पर थे और धीरे धीरे अपनी साड़ी निकाल रही थी। अथर्व ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने कहा, गौरी क्या कर रही हो? गौरी ने अथर्व के हाथ पर मारते हुए कहा, अरे अच्छे से प्यार कीजिए, ऐसे नहीं। अथर्व को भी टेंशन होने लगी, अब गौरी को कैसे हैंडल करे। अथर्व ने गौरी के गाल पर हाथ रखकर कहा, गौरी अभी हमारी शादी नहीं हुई है ना, जब हमारी शादी होगी तब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करूंगा, अभी सो जाओ। गौरी उठकर बैठ गई और अथर्व के सीने पर मारते हुए कहा, तो कब करेंगे मुझसे शादी? अभी कीजिए, जल्दी कीजिए और मुझे प्यार कीजिए। अथर्व को गौरी की हालत पर हंसी भी आ रही थी और वह खुश भी हो रहा था। अथर्व का मन कर रहा था कि वो अभी गौरी को अपना बना ले, लेकिन वह जानता था अभी समय नहीं है। अगर अभी उसने कुछ किया तो घर में बवाल हो जाएगा। अथर्व ने कहा, तुम मुझसे शादी करने के लिए सच में तैयार हो? गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने दोनों हाथ अथर्व के गले में लपेटते हुए कहा, मुझे यहीं रहना है अथर्व, आपकी बाहों में। आप मुझे छुप छुप कर देखते हैं तो अच्छा लगता है, आप मेरी केयर करते हैं तो अच्छा लगता है। गौरी ने अपनी नज़र उठाकर अथर्व की नम आंखों में देखकर कहा, मैं कुछ भी कहूँ, आप मुझसे शादी जरूर करना। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता, वह सब बहुत बुरे हैं, सब मुझे डांटते हैं। बस आप मुझसे प्यार करते हो, प्लीज अथर्व मुझसे शादी कर लो। अथर्व ने एक शरारती मुस्कान के साथ खुद से कहा, सुबह उठते ही अपनी बात से पलट जाएगी। अथर्व के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, नशे में ही सही, पर गौरी ने अपने दिल की बात उससे कही थी। अथर्व ने गौरी को बेड पर लेटाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन अभी तुम सो जाओ। अथर्व ने अपने मन में कहा, सुबह पता नहीं कौन सा भूकंप आएगा। अथर्व गौरी के बराबर में लेट गया। गौरी अचानक अथर्व के ऊपर लेट गई। अथर्व के तो पसीने छूट गए क्योंकि अथर्व से कंट्रोल नहीं हो रहा था। गौरी के इतने करीब होने से वह खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, यह तो वही जानता था। गौरी ने फिर से अथर्व से कहा, अथर्व मुझे प्यार कीजिए। अथर्व थोड़ा सा झुककर अपने लिप्स गौरी के लिप्स पर रखकर किस करने लगा। 10 मिनट बाद अथर्व ने गौरी के सर को सहलाते हुए सीने पर रखा और कहा, अब सो जाओ। गौरी अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने गौरी के सर को सहलाते हुए गौरी को सुला दिया। अथर्व ने करवट बदलकर गौरी को बेड पर लिटा दिया, लेकिन गौरी का सर अथर्व की बाजू के ऊपर था, जिसे अथर्व निकाल नहीं पा रहा था। अथर्व ने थोड़ी कोशिश की तो उसका हाथ गौरी के सर के नीचे से निकल गया। अथर्व उठने को हुआ तो उसने महसूस किया कि गौरी ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। अथर्व ने बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी से अपनी शर्ट को छुड़ा नहीं पाया। गौरी ने बहुत कसकर उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी। मजबूरन अथर्व को भी गौरी के पास ही लेटना पड़ा। अथर्व ने गौरी को देखते हुए कहा, गौरी तुम्हारी शर्म तो मैं पिछले 1 साल से देखता आया हूँ और आज प्यार भी देख लिया, बाकी कल तुम्हारा गुस्सा भी देख लूंगा। थोड़ी देर में अथर्व भी गौरी को देखते हुए सो गया। सालू का कमरा। रात के 3 बज गए। विशाखा भी बालकनी में बैठकर मोबाइल की टॉर्च से असाइनमेंट बना रही थी। विशाखा को नींद आने लगी, इसलिए वह कमरे में आकर पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगी। विशाखा को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने बोतल का पानी अपने मुंह पर भी डाल लिया। वो पानी पीकर बालकनी में वापस जाने लगी, लेकिन उसका पैर कारपेट में फंस गया, जिसकी वजह से वह विक्रम के ऊपर जा गिरी। विक्रम ने गुस्से में आंखें खोली, जैसे कि वह चिल्लाने को हुआ। उसने अपने सामने विशाखा का भीगा हुआ चेहरा देखा। विक्रम विशाखा को देखता ही रह गया और विशाखा उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाल विक्रम की शर्ट के बटन में फंस गए। विक्रम ने थोड़ी देर विशाखा को निहारा। विशाखा सच में बहुत खूबसूरत थी। विक्रम का मन हुआ कि वह भी विशाखा को किस कर ले, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल झटक दिया और फिर थोड़ा गुस्से से कहा, मेरे ऊपर बैठकर असाइनमेंट बनाओगी? विशाखा अभी अपने बालों को सुलझा रही थी। विशाखा ने कहा, तुम्हारी शर्ट की बटन में मेरे बाल फंस गए।
विक्रम वैसे ही लेटा रहा, उसने विशाखा की कोई हेल्प नहीं की। विक्रम ने अपने सर के नीचे एक हाथ रखते हुए कहा, पहले यह बताओ मेरे ऊपर बैठकर क्या कर रही हो। विक्रम ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, माना मैं कॉलेज में सबसे स्मार्ट हूँ, कॉलेज में पॉपुलर हूँ, लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अंधेरे में मेरा फायदा उठा रही हो। विशाखा को विक्रम की बातों पर गुस्सा आ गया। विशाखा ने कहा, तुम जानते हो मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी का फायदा उठा लूं, तो तुम यह बकवास मेरे साथ मत करो। विक्रम ने कहा, गिरी तुम मेरे ऊपर, अब गुस्सा भी तुम कर रही हो। विशाखा ने कहा, मैं पानी पीने आई थी और मेरा पैर कारपेट से उलझ गया, जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। थोड़ी देर कोशिश करने पर विशाखा ने विक्रम की शर्ट से अपने बाल सुलझा लिए। एक झटके से विक्रम के ऊपर से उठ गई। विक्रम विशाखा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन विशाखा का मन विक्रम से बहस करने का नहीं था, इसलिए वह सीधा बालकनी में जाकर असाइनमेंट बनाने लगी। विक्रम उठकर बालकनी में आ गया। विशाखा ने महसूस किया कि विक्रम उसके पीछे ही है, लेकिन विशाखा ने रिएक्ट नहीं किया। वह अपना काम करती रही। विक्रम ने मजाक भरे लहजे में कहा, मैं कुछ हेल्प कर दूं? विशाखा ने बिना विक्रम को देखकर कहा, नहीं, तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी, जिसके पैसे मैं अभी तक नहीं चुका पाई। अगले ही पल विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेन से विक्रम को पॉइंट करते हुए गुस्से में कहा, भिखारन नहीं हूं मैं, समझे? आज के बाद बोलने से पहले सोचना कि तुम किसी भी लड़की के बारे में क्या कह रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम किसी को कुछ भी कह देते हो। मेरी जैसी हालत होती तो तुम्हें पता चलता। थोड़े से पैसे कमाने के लिए पूरी रात जागना पड़ता है। इतना कहकर विशाखा ने विक्रम की तरफ से मुंह फेर लिया और अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। विशाखा के आंसू उसके पेज पर गिर रहे थे, लेकिन फिर भी गुस्से में असाइनमेंट बनाती रही। वो आंसू रोकना चाहती थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। विशाखा अपने आंसू पोंछती और असाइनमेंट करती, फिर अपने आंसू पोंछती और असाइनमेंट करने लगती। विक्रम विशाखा की बात सुनकर कमरे में आ गया और सोफे पर बैठ गया। आज विक्रम ने पहली बार विशाखा का दर्द महसूस किया था। विक्रम ने मन ही मन खुद से कहा, यार सच में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, और उसके दिल पर लग गई। थोड़ी देर बाद विक्रम सोफे पर लेट गया और सो गया। सुबह विक्रम ने एक अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली तो उसको रात की बातें याद आई। उसने बालकनी में जाकर देखा तो विशाखा अभी अपना असाइनमेंट बना रही थी। विक्रम ने विशाखा को देखकर कहा, मेरे असाइनमेंट रहने दो, मैं खुद बना लूंगा। विशाखा ने पेन बंद करते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट बना दिया है। विक्रम ने असाइनमेंट लेकर एक नज़र विशाखा को देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उससे पता चल रहा था कि वह पूरी रात रोई थी। विशाखा ने सारे असाइनमेंट सीरीज वाइज लगाए और एक एक करके अपने बैग में रखने लगी। विशाखा ने विक्रम को बिना देखे अपना बैग उठाया और जाने लगी। तभी उसे पीछे से सालू ने आवाज देकर कहा, विशाखा रुको, ऐसे मत जाओ, घर में सबको पता चल जाएगा। अथर्व का कमरा। अथर्व सो रहा था। गौरी ने अथर्व की बाजू पर सर रखा हुआ था और शर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। दोनों अभी तक सो रहे थे। दोनों सोते हुए एक परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे, जैसे कोई नया जोड़ा किसी पार्टी में जाता है और आकर थककर सो जाता है। अथर्व की आंख खुल गई। उसने गौरी को अपने पास देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अथर्व थोड़ी देर तक गौरी के चेहरे को ही देखता रहा। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो गौरी के पास से उठना नहीं चाहता था। अथर्व गौरी के उठने का वेट कर रहा था। अक्षित का कमरा। अक्षित उठ गया था। अक्षित ने आरका को देखा, जो बेसुध होकर अक्षित के बेड पर सो रही थी। आरका का हाथ कहीं था और पैर कहीं। आरका का ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था और दो पिलो भी बेड के नीचे गिरे हुए थे। आरका बच्चों की तरह सो रही थी। आरका को देखकर लग रहा था कि वो अक्षित के कमरे में कितना कंफर्ट फील कर रही है। अक्षित सोफे से उठा और ब्लैंकेट उठाकर आरका को कवर कर दिया और पिलो भी बेड पर रख दिए। फिर आरका के सर पर हाथ फेरकर अक्षित ने आरका के माथे पर किस करके बाथरूम में चला गया। अक्षित बाथरूम से बाहर आकर एक नज़र आरका को देखकर सीधा नीचे जाकर किचन में चला गया। किचन में कोई नहीं था। अक्षित ने अपने लिए कॉफी बनाई और फिर अपने कमरे में आ गया। अक्षित ने कमरे में आकर देखा तो ब्लैंकेट फिर से नीचे पड़ा था और पिलो भी नीचे पड़े थे और आरका पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। अक्षित ने अपने मन में कहा, अगर आरका की शादी सच में मुझसे हो गई तो मुझे तो परमानेंट सोफे पर सोना पड़ेगा, क्योंकि बेड पर तो ये मुझे जगह देगी नहीं। अक्षित ने एक मुस्कान के साथ, सोफे पर क्यों सोऊंगा?
मैं तो अपनी ब्यूटीफुल गर्ल के पास सोऊंगा। सोफे पर सोने के लिए थोड़ी ना शादी करूंगा। अक्षित को अगले पल ही कुछ याद आया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। अक्षित ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, अपनी कॉफी लेकर बालकनी में चला गया। अक्षित ने खुद से कहा, क्या सोच रहा है? फिर उसने खुद से बातें करते हुए कहा, हरकत उससे शादी करने के लिए इंडिया नहीं आई है। उसके अपने भी कुछ दर्द हैं जिसे वह खत्म करके ही रहेगी। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अथर्व की बाहों में पाया। गौरी ने अथर्व को इतने करीब देखा तो हैरान हो गई। गौरी ने हड़बड़ाहट में अथर्व को धक्का दे दिया। अथर्व को अब गुस्सा आ गया और उसने हाथ को रब करते हुए कहा, गौरी की बच्ची गिराया क्यों? फिर अथर्व को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपनी नजर नीचे करके खुद से कहा, अब आएगा भूकंप। अथर्व ने गौरी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अथर्व ने अपने मन में कहा, मुझे लगा भूकंप आएगा, पर यहाँ तो सैलाब आ गया। अथर्व खड़ा हुआ और उसने गौरी की तरफ देखकर बोला, गौरी रो क्यों रही हो? गौरी ने चिल्लाते हुए कहा, आपको नहीं पता क्यों रो रही हूँ? अथर्व ने धीरे से कहा, गौरी प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। घर में किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ मेरे कमरे में हो। गलती से किसी को पता चल गया तो घर में बवाल हो जाएगा। गौरी रो रही थी। अथर्व ने कहा, देखो गौरी, मैं समझ रहा हूँ, हम दोनों साथ थे। मेरा मतलब एक ही बिस्तर पर थे, मतलब एक साथ रात गुजारी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब इतने पास थे। नहीं नहीं, मेरा मतलब हम दोनों एक साथ सोए। नहीं नहीं, मतलब तुम मेरे साथ सोई, मैं तुम्हारे साथ सोया, हम दोनों एक बेड पर सोए। गौरी ने गुस्से से अथर्व को देखा और कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? अथर्व ने अपने सिर पर हाथ मारकर खुद से कहा, अथर्व पागल हो गया है, क्या बोले जा रहा है? अथर्व ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, गौरी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। अपने कपड़े देखो, मेरे कपड़े देखो, हमने अभी भी पार्टी वाले कपड़े पहने हैं। मैंने तो अपना ब्लेजर भी नहीं उतारा। गौरी देखो, जब किसी कपल्स के बीच कुछ होता है तो दोनों बिना कपड़ों के सोते हैं। दोनों के कपड़े पूरे कमरे में फैले होते हैं। अथर्व ने काउच की तरफ देखकर कहा, जैसे तुम्हारी साड़ी उस काउच पर, और मेरी शर्ट सोफे पर, और मेरा पैंट जमीन पर, और तुम्हारा ब्लाउज सिराने, और तुम्हारा। अथर्व आगे कुछ कहता उसने देखा गौरी जानलेवा नजरों से घूर रही थी। अथर्व को तभी याद आया कि उसने क्या क्या बोल दिया। अथर्व ने हकलाते हुए कहा, बह वो मेरा मतलब नहीं था। गौरी ने अपना मुंह घुटनों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। अथर्व ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से कहा, मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ? अथर्व ने कहा, गौरी प्लीज तुम रो क्यों रही हो? मुझे ये तो बताओ। गौरी ने गुस्से में कहा, मैं आपके घर में क्या कर रही हूँ? अथर्व ने कहा, तुम्हें कैसे पता ये मेरा घर है? गौरी ने रोते हुए कहा, जब आप स्टडी के लिए अमेरिका गए थे तब मैं एक बार आपके घर आई थी। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए, यहाँ क्या कर रही हूँ? अथर्व ने कहा, कल तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, तुम होश में नहीं थी। विक्रम ने ऐसी हालत में तुम्हें घर ले जाने के लिए मना कर दिया, इसलिए हम सब तुम्हें यहाँ ले आए। गौरी ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में कहा, किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया या आपने ही कुछ मिला दिया? आप मेरा फायदा उठाना चाहते थे। क्या मिलेगा आपको मेरा फायदा उठाकर? गौरी की बातें सुनकर अब अथर्व को गुस्सा आ गया। अथर्व ने गुस्से में कहा, फायदा उठाना होता तो कल रात ही उठा लेता। तुम ही कल रात मुझसे चिपक रही थी। अथर्व किस मी, मुझे किस करो, मुझे ठीक से प्यार करो, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा फायदा उठाना होता तो एक साल से तुम्हें देखकर जी नहीं रहा होता, कब का तुम्हें अपना बना लिया होता, और तुम कुछ नहीं कर पाती। अथर्व ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए प्यार से कहा, कल रात तुम मेरे करीब आने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। अगर फायदा उठाना होता तो कल रात ही उठा लेता। मेरी शर्ट पकड़कर तुम सोई, मेरी बाजू पर सर रखकर तुम सोई। मेरी बाजू अभी भी दर्द कर रही है। अगले ही पल अथर्व के फेस पर एक स्माइल आ गई। अथर्व ने गौरी की तरफ झुककर कहने लगा, रही बात तुम्हारा फायदा उठाने से, क्या मिलेगा? मेरी तो नज़र से देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें लगता है कि तुम हल्के रंग की सूट पहनोगी तो तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी ये टमाटर जैसे गाल, बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, पतले पतले गुलाबी होंठ, मन करता है अभी खा जाऊं। और तुम्हारे ये शर्माना, उफ, ये तो मेरी जान ही ले लेता है। अतः अपनी बात कह रहा था और गौरी की तरफ झुक रहा था। गौरी डर और शर्म से पीछे हो रही थी। गौरी ने अथर्व को जोर से धक्का दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। अथर्व बेड पर गिर पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। अथर्व की ऐसी बातें सुनकर गौरी को शर्म आ रही थी। गौरी ने अभी भी अथर्व की तरफ नहीं देखा, लेकिन गौरी की आंखों में नमी आ गई थी।
अथर्व ने कहा, गौरी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। कल रात। अथर्व इतना ही बोल पाया था कि गौरी रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है। इतना कहकर गौरी दीवार के सहारे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अथर्व गौरी के पास आया और गौरी के पास बैठकर गौरी के आंसू पोंछते हुए कहा, गौरी चुप हो जाओ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ देता, इसलिए मैं इस कमरे में रुक गया। मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, बल्कि तुमने ही मुझे 3 बार किस किया। ये बात सुनकर गौरी और जोर जोर से रोने लगी। गौरी ने रोते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अथर्व ने कहा, मेरी तरफ देखो। गौरी ने नजर उठाकर देखा तो वह था लिपस्टिक का निशान, एक गर्दन पर और एक माथे पर था। अथर्व ने गौरी का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखकर कहा, दिख गए निशान? अथर्व की बात सुनकर गौरी शर्मा गई। गौरी ने नजर झुकाकर कहा, सॉरी सर, मैं होश में नहीं थी। अथर्व के फेस पर एक बार फिर से स्माइल आ गई। अथर्व की बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी नजरें तो पहले ही झुकी हुई थीं, अब तो उसके अंदर नजरें उठाने तक की हिम्मत नहीं थी कि वह अथर्व को आंख उठाकर देख सके। अथर्व ने गौरी के आंसू साफ करते हुए कहा, विक्रम भी यही है। दादाजी को पता नहीं है कि हम सब रात को यहाँ आए हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से जाना होगा। गौरी ने अथर्व को देखकर कहा, मैं नशे में थी तो आप मुझे कैसे लेकर आए? अथर्व के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अथर्व धीरे से झुककर गौरी के कान में कहा, गोद में उठाकर। गौरी ने अपने दोनों हाथ शौक के मारे अपने मुंह पर रख लिए। गौरी के मुंह से एकदम से निकला, क्या? गौरी ने गुस्से से अथर्व की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। अथर्व ने कहा, होने वाली बीवी, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। गौरी, मैं कल रात तुम्हें सच में गोद में उठाकर लाया हूँ, लेकिन चोरी छुपे लाया हूँ। अगली बार पूरे हक से तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेकर आऊंगा, तब देखता हूँ कब तक मुझसे बचती हो। अथर्व की बात सुनकर गौरी को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अथर्व की तरफ नहीं देखा। अथर्व ने कहा, कुछ खाओगी? गौरी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। अथर्व ने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी देर से मेरा दिमाग खा रही हो, पेट तो भरी गया होगा। गौरी ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ, बहुत ज्यादा दिमाग है आपके पास। अथर्व ने सुन लिया और उसने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा तुमने? गौरी ने नामे गर्दन हिला दी। सालू का कमरा। सालू ने अपने कमरे का गेट खोलकर देखा तो दादाजी हॉल में ही बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सालू पलटकर विक्रम और विशाखा की ओर देखकर कहा, मर गए, अब क्या करेंगे? दादाजी तो जग गए, तुम दोनों बाहर कैसे जाओगे? दादाजी के सामने से गए तो 1000 सवाल पूछेंगे, कब आए, कैसे आए, गेट किसने खोला, जगाया क्यों नहीं, इतनी रात को क्यों आए, सालू को लेकर क्यों गए, बिला बिला बिला। विक्रम ने सालू को देखकर कहा, तो मैं 2 घंटा और सो लेता हूँ, जब दादाजी इधर उधर होंगे तो मुझे जगह देना। विशाखा ने टेंशन में कहा, सालू मुझे कैंटीन जाना है, लेट हो जाऊंगी। तो तू जानती है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जैसे भी करके मुझे घर से बाहर भेज दे। सालू ने कहा, रुक, मैं कुछ करती हूँ। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये सोचने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। सालू ने थोड़ा गुस्से में कहा, मतलब मेरे अंदर दिमाग नहीं है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, तू खुद ही बोल रही है। वैसे अपनी कमी मानने में कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। सालू ने चिढ़ते हुए कहा, तो तू अपना दिमाग लगा ले, जिससे विशाखा बाहर चली जाए। विशाखा ने धीरे से कहा, सालू कोई बात नहीं, मैं आज थोड़ा लेट चली जाऊंगी। विक्रम ने कहा, अगर मुझे विशाखा कहेगी तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ। विशाखा ने विक्रम को देखकर कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं लेट ही चली जाऊंगी। सालू ने विशाखा का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर कहने लगी, विशाखा तुम लेट हो जाओगी, तुम्हें कैंटीन जाना है, तुम समझ रही हो ना? एक बार विक्रम से बोलना ही तो है, कह दो, वह तुम्हें घर के बाहर जाने में हेल्प कर देगा, वरना पता नहीं दादाजी कब उठेंगे हॉल से, और उसके बाद बुआ दादी भी तो है। विशाखा ने थोड़ा उदासी से कहा, नहीं सालू, विक्रम हेल्प करने के बाद एहसान दिखाता है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वेट कर लूंगी। अथर्व का कमरा। गौरी टेंशन में कमरे में चक्कर लगा रही थी और अथर्व उसे सोफे पर बैठकर देख रहा था। अथर्व ने कहा, गौरी, ऐसे चक्कर लगाने से दादाजी नहीं जाएंगे। गौरी ने परेशान होते हुए कहा, सर आप समझ नहीं रहे हैं, माँ पूरे घर को सिर पर उठा लेंगी। मैं जानती हूँ माँ रात भी गुस्से से भर गई होंगी, मुझे घर जाकर उनका गुस्सा भी झेलना है। सर अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी गेट से बाहर चली गई। अथर्व उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह कमरे से बाहर जा चुकी थी। गौरी टेंशन में 2 ही कदम चली थी कि अक्षित ने गौरी की बाजू पकड़कर अपने कमरे में ले गया। आरिका अभी भी सो रही थी। अक्षित ने कहा, गौरी दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा,
अगर इस घर में किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो बवाल हो जाएगा। तुम जानती हो ना गौरी। अक्षित को देखकर गौरी जोर जोर से रोने लगी। गौरी ने कहा, अक्षित भैया मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? सर मुझसे शादी करना चाहते हैं, उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आप अतार सर को समझाते क्यों नहीं है? मेरा उनका कोई फ्यूचर नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं अक्षित भैया। उसके बाद भी आप अतर को समझाते क्यों नहीं है? अथर्व ने गौरी को सोफे पर बैठाकर पानी दिया। गौरी ने रोते हुए पानी पी लिया। अक्षित खुद गौरी के सामने पंजों के बल बैठ गया। अक्षित ने कहा, बेटू रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें खुश होने का हक है। जो बीत गया सो बीत गया, हम पुरानी यादों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तुम अथर्व से शादी क्यों नहीं कर लेती? अथर्व तुम्हें पसंद नहीं है? अथर्व में कोई कमी है? बताओ मुझे क्या रीजन है कि तुम अथर्व से शादी करने के लिए मना कर रही हो? गौरी रोते हुए कहा, आप नहीं जानते भैया मैं शादी के लिए क्यों मना कर रही हूँ। जब अथर्व सर को सब पता चलेगा वह खुद मुझसे नफरत करने लगेंगे। अक्षित ने गौरी के हाथ को रब करते हुए कहा, बेटू अथर्व वैसा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ अथर्व को, और वैसे भी उस रात तुम्हारी गलती नहीं थी। गौरी ने कहा, नहीं भैया, गलती तो मेरी ही थी। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आप भी जानते हो आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं पहले से ही आपके एहसानों के तले दबी हुई हूँ। अक्षित ने कहा, बेटू मैं कोई एहसान नहीं किया था तुम्हारे ऊपर, समझी? जो मुझे सही लगता है मैं वही किया। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। गौरी ने रोते हुए कहा, नहीं भैया, आपने सबसे लड़कर मेरी हेल्प की थी। मेरी वजह से दादाजी आपसे नाराज रहते हैं। मेरी वजह से ही दोनों फैमिली में 3 साल तक रिलेशन खराब रहे। आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती। अक्षित ने कहा, अच्छा बेटू तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अक्षित गौरी को कहकर वहां से उठ गया। अक्षित जैसे ही पलटा, पीछे अथर्व खड़ा था। अथर्व को देखकर अक्षित हैरान हो गया। अक्षित ने मन में सोच रहा था वह अथर्व को क्या जवाब देगा। तभी अथर्व ने कहा, गौरी का निकनेम बेटू है। मुझे नहीं पता था। और अक्षित तुम्हें पता है? फिर भी तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। आरका ने अलसाई सी आवाज में कहा। अक्षित, अथर्व सच में इतना बेवकूफ है? तभी गौरी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही। इतने बड़े बेवकूफ से कौन शादी करेगा? पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस संभालता कैसे है। संभालता भी है या फिर सिर्फ गौरी को देखने ऑफिस जाता है। अक्षित की आंखें फैल गईं। अक्षित ने कहा, आरिका तुम जगी हुई हो? आरका ने करवट लेते हुए कहा, जब तुमने मुझे माथे पर किस किया था तभी जग गई थी। तब से तुम्हारी और गौरी की बातें सुन रही हूँ। आरिका उठकर बैठ गई। अथर्व ने कहा, तुम्हें मैं किस एंगल से बेवकूफ नजर आता हूँ? आरिका ने कहा, 90 डिग्री एंगल से। यू नो राइट एंगल। आरिका खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, गौरी का निकनेम बेटू बेवकूफ नहीं है। अथर्व ने गुस्से से आरिका को देखा। आरिका ने कहा, लाइफ लाइन के पास गौरी से जुड़े सवालों का जवाब है, पूछ लो। लाइफ लाइन गौरी के बारे में सब कुछ जानता है। बेटू गौरी का निकनेम नहीं है, बल्कि अक्षित प्यार से गौरी को बेटा कहता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बेटू है। गौरी अक्षित को अपना बड़ा भाई मानती है। अक्षित पिछले 3 सालों से गौरी से राखी बंधवा रहा है। आरका ने अथर्व को देखकर कहा, तुझे क्या लगता है कल रात अक्षित और गौरी पहली बार मिले थे? नहीं, अक्षित गौरी को जाने कितनी बार मिल चुके हैं। तुझे शायद याद नहीं है, तेरे ऑफिस में जब अक्षित ने ही लगवाई थी। अक्षित ने आरिका को देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो, आरिका कहीं तो चुप हो जाया करो। गौरी अब भी सोफे पर बैठकर रो रही थी। अक्षित ने कहा, आरिका ये समय इन बातों का नहीं है। अभी बस यह सोचो विक्रम और बेटू यहाँ से कैसे जाएंगे। अथर्व ने गौरी की तरफ देखकर कहा, पहले इस गंगा जमुना को तो चुप करो। अथर्व की बात सुनकर गौरी ने अपने आंसू पोंछ लिए। आरिका ने अथर्व की तरफ अपनी आइस ब्लिंक की, जैसे पूछ रही हो, सर का क्या हुआ? अथर्व ने भी मुस्कुराकर आरिका की तरफ देखकर आइस ब्लिंक कर दी, जैसे कह रहा हो, डन। अथर्व ने कमरे से बाहर जाकर देखा तो दादाजी वॉक के लिए जा रहे थे। अथर्व ने आकर कहा, यही सही टाइम है, दादाजी वॉक पर जा रहे हैं। मम किचन में होगी और बुआ दादी मंदिर, और डैड अभी सो रहे होंगे। अथर्व ने शांति से छुपते छुपाते विक्रम, विशाखा और गौरी को बंगले से बाहर निकाल दिया। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठा था और विशाखा उसके पास बैठी थी। गौरी जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुई, अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी ने घबराते हुए कहा, सर छोड़िए, अब तो छोड़ दीजिए। अथर्व ने कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कल मेरे साथ डेट पर चलोगी। गौरी ने कहा, सर आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं, मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अथर्व ने कहा, वह मुझे नहीं पता, कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी या नहीं? प्लीज गौरी, मना मत करना।
ना चाहते हुए भी गौरी ने हाँ कह दी और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अक्षित का कमरा। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, अब तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तुम्हें अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर लेने आएगा। जाओ अपने कमरे में। आरका ने कहा, पहले यह बताओ मैं तुम्हारी शर्ट में क्या कर रही हूँ? अक्षित ने कहा, कल तुमने अपने कपड़े चेंज करके मेरी शर्ट पहन ली। आरका ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉयर हो ना, सफाई से झूठ बोल लेते हो। अक्षित ने गुस्से में देखकर कहा, मतलब? आरका ने कहा, यह सब याद है तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? अक्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरका को क्या जवाब दे। अक्षित ने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए, सिर्फ हेल्प की थी। अब निकलो मेरे कमरे से। अक्षित ने गुस्से में आरिका का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे कल रात की समरी नहीं सुननी। आरका ने अक्षित का हाथ झड़कते हुए कहा, अपनी शर्ट ले लो। इतना कहकर आरका ने अपनी शर्ट का एक बटन खोल दिया। अक्षित ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम रख लो इसे, मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे कमरे से चली जाओ। आरका ने अक्षित का हाथ झटका और कमरे के अंदर आकर कहने लगी, मैं तो तुम्हारी शर्ट अभी वापस करके जाऊंगी। इतना कहकर आरका ने शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया। अक्षित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षित को ऐसे शर्माता हुआ देखकर आरका को बहुत अच्छा लग रहा था। आरका को अक्षित को छेड़ना बहुत सुकून देता था, क्योंकि आरका जानती थी कि अक्षित उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा। अक्षित ने कहा, आरका प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करती हो? तुम्हें दूसरा काम नहीं है? जाओ अपने एम पर फोकस करो, जिसके लिए तुम इंडिया आई हो। आरका ने स्टाइल में कहा, वही तो कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ यहाँ, और तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आता कल रात तुम रुके क्यों? इतनी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे इतना करीब थी और तुम हो संत बन गए। अक्षित को आरिका की बातें इरिटेट कर रही थी। अक्षित ने गुस्से में कहा, आरका जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या? अक्षित क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। आरका ने हंसते हुए कहा। अक्षित ने गुस्से में आरका की दोनों बाजू पकड़कर दीवार से लगा दिया। अक्षित का चेहरा आरका के चेहरे के बिल्कुल करीब था। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थीं। अक्षित के ऐसा करने से आरका शर्मा गई। आरका के इतने करीब होने से अक्षित की सांसें भारी हो रही थीं। अक्षित ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी नज़र तक बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन झेलना जरूर है मुझे। आरका में हिम्मत नहीं थी कि वह अक्षित की तरफ देख सके। आरका ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, छोड़ो अक्षित, मैं जा रही हूँ। अक्षित ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अक्षित ने कहा, क्यों छोड़ूं? तुम तो मेरी शर्ट मुझे वापस कर रही हो ना। लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यह सुनकर आरका शॉक्ड हो गई। आरका ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ, छोड़ो मुझे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं बाद में दे दूंगी तुम्हारी शर्ट। अक्षित ने आरका के दोनों हाथ ऊपर करके एक हाथ से पकड़ लिए और दूसरे हाथ को आरका की गर्दन पर फेरते हुए कहा, लेकिन मुझे मेरी शर्ट अभी चाहिए, मैं तो अभी लेकर रहूंगा, और मेरा संत बनने का कोई मूड नहीं है। सोच रहा हूँ आज सरापा छोड़ दूँ। अक्षित ने अपनी इंडेक्स फिंगर से आरका के माथे से नाक को छूते हुए होंठों से लगाता हुआ गर्दन तक फिराते हुए सीने तक आ गया। अक्षित के ऐसा करने से आरका की सांसें भारी होने लगी। अक्षित अपनी फिंगर को और नीचे लेकर जाता, उससे पहले ही आरिका ने कहा, अक्षित प्लीज छोड़ दो। अक्षित ने आरिका की शर्ट का तीसरा बटन खोलते हुए कहा, क्यों छोड़ दूं? सही तो कह रही थी तुम। ब्यूटीफुल गर्ल रात भर लाइफ लाइन के पास थी और मैंने तो तुम्हारा फायदा ही नहीं उठाया। सोच रहा हूँ रात की गलती अभी सुधार लूं। आरका की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। आरका को अक्षित के सामने शर्म भी बहुत आ रही थी। आरका तो अक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। आरका अपने मन में सोच रही थी, अक्षित तो बस छोड़ दे। अक्षित ने आरका की शर्ट कंधे से नीचे खिसकाकर और कंधे को चूम लिया। आरका अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षित के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। अक्षित ने आरका की गर्दन पर किस करने लगा। आरिका मदहोश हो रही थी और समझती भी थी कि यह सही टाइम नहीं है। थोड़ी देर में अक्षित ने आरिका के दोनों हाथों को छोड़ दिया और उसके गाल पर किस करने लगा। अक्षित जैसे ही आरिका के लिप्स की तरफ झुकने लगा, आरका ने जान लगाकर अक्षित को धक्का दे दिया और गेट की तरफ चली गई। आरका ने जल्दी से अपनी शर्ट की बटन बंद किए और मुस्कुराकर कहा, लाइफ लाइन, यह ऑफर कल रात के लिए था। इतना कहकर आरिका बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग गई। अक्षित ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, यह ऑफर मेरे लिए लाइफ टाइम है। दूसरी तरफ विक्रम गाड़ी चला रहा था और गौरी पीछे बैठी चुपचाप सुबक रही थी। विक्रम को गौरी का रोना इरिटेट कर रहा था। विक्रम ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या हुआ गौरी, क्यों रो रही हो? भैया ने कुछ किया क्या? कुछ कहा है क्या? गौरी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, विक्रम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
और तुम पूछ रहे हो क्यों रो रही हो। अब घर जाकर माँ को कौन जवाब देगा, तुम दोगे। विक्रम ने अगले ही पल गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दी। विक्रम ने गुस्से में कहा, गौरी गाड़ी के बाहर आओ। गौरी ने गुस्से में कहा, मुझे बाहर नहीं आना, अब चुपचाप गाड़ी लेकर घर चलो। विक्रम ने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा, गौरी मुझे बात करनी है, गाड़ी से बाहर आइए। गौरी को ना चाहते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। विक्रम गाड़ी से उतरा और गौरी के पास जाकर बोला, क्या चाहती हैं आप, मरना चाहती हैं। जहर लाकर दे दूं आपको, मर जाइए, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाओ। विशाखा भी अब तक गाड़ी से बाहर आ गई थी। वह विक्रम और गौरी के बीच बोलना सही नहीं समझती थी, क्योंकि विक्रम बहुत गुस्से में था और गौरी से चिल्लाकर बात कर रहा था। गौरी ने कहा, मरना आसान होता तो उस दिन ही मर जाती जब मुझे बेचा गया था। विक्रम ने और ज्यादा गुस्से में कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने खुशियां खड़ी हैं और आप हो कि उन खुशियों को ठुकरा रही हो। आपको पता भी है अतर भैया के लिए कितने रिश्ते आते हैं, लड़कियां पागल हैं उनके पीछे, और एक बहन है जो आपके पीछे पागल है, और एक आपा जो अथर भैया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। गौरी ने कहा, मेरी और अथर्व की शादी तूफान लेकर आएगी, कलेश हो जाएगा घर में, और 3 साल बाद जो दोनों घर में रिश्ते बने हैं वह दोबारा खराब हो जाएंगे। विक्रम ने भी गुस्से में कहा, रिलेशन खराब होते हैं तो होने दीजिए, रिलेशन खराब हो जाएंगे तो कोई मर नहीं जाएगा, सब जिंदा रहेंगे। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं खुशियों को अपनी जिंदगी में आने देती। अपने लिए ना सही, अतर भैया के बारे में ही सोच लो, उसे जरूरत है आपकी, प्यार करता है आपसे। आप उन लोगों के बारे में सोचकर अपना दिल दुखा रही हो जो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। आंटी की बला से आप कल मरती हो तो आज मर जाओ, किसी को लगाव नहीं है आपसे, किसी और के लिए आप अपनी जिंदगी में आग लगा रही हो। गौरी ने रोते हुए कहा, विक्रम प्लीज अभी घर चलो, हम ये बात बाद में करेंगे। विक्रम गाड़ी में बैठ गया और उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारकर पीछे की तरफ देखकर कहा, कल आप अतर भैया के साथ डेट पर जा रही हैं, समझ गई। विक्रम ने विशाखा को देखा और विशाखा ने नजरें झुका ली। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और विशाखा को कैंटीन छोड़ दिया, फिर गौरी को लेकर घर आ गया। विक्रम और गौरी गेट पर खड़े थे। रेखा उन्हें गुस्से से घूर रही थी। विक्रम का दिमाग पहले से ही खराब था। रेखा को देखकर विक्रम का दिमाग फटने को हो गया। रेखा ने गुस्से में अपनी छाती पीटते हुए कहा, क्या चाहती है, तेरी वजह से 15 लाख का कर्जा है और तू ऐसे ऐस कर रही है, शर्म नहीं आती लड़कों के साथ घूमते हुए। विक्रम ने गुस्से में कहा, आंटी आपको गौरी इतनी बुरी लगती है तो आप गौरी को यहाँ से जाने क्यों नहीं देती, क्यों रखा है गौरी को इस घर में। रेखा ने फिर हल्ला पीटते हुए कहा, इस लड़की ने तुझे भी जबान चलाना सिखा दिया, अब तू अपने से बड़ों की जुबान चलाएगा। गौरी के घर पर विक्रम के पापा रियान भी आए हुए थे। उन्होंने कहा, विक्रम बेटा ऐसे अपने बड़ों से बहस नहीं करते, चल अपने घर चलते हैं। विक्रम ने पापा को देखकर गुस्से में कहा, मैं आंटी से बहस भी नहीं कर सकता और ये गौरी को मार भी सकती हैं, है ना पापा। सिर्फ 15 लाख के लिए इन्होंने उसकी जिंदगी खराब कर दी। आंटी गौरी के साथ अपनी मनमानी करती रहती हैं और उनसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। विक्रम ने अपने पापा को देखकर कहा, मम बताइए अगर गौरी आपकी बेटी होती तब आप क्या करते, बताइए। शायद इसलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी क्योंकि आपको लड़कियों की कदर करनी नहीं आती है। गौरी यह सब देखकर रो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर पार्टी जाएगी तो उसके जाने से ये कलेश होगा। रेहान ने विक्रम से कुछ नहीं कहा क्योंकि रेहान जानता था कि विक्रम गुस्से में ही सही पर हर बात सही कह रहा है। गौरी की जिंदगी पिछले 3 सालों से रेखा ने नरक बना रखी थी। गौरी ने अब हाथ जोड़कर विक्रम से कहा, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ, एक तुम ही हो जो मेरी बात सुन लेते हो। प्लीज माँ से अब कुछ मत कहो और चले जाओ अपने घर। विक्रम ने गौरी को देखकर कहा, किस मिट्टी की बनी हो गौरी, तुम जिसके लिए इतना सोच रही हो वो तुम्हें जरा भी प्यार नहीं करती। गौरी ने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, विक्रम प्लीज चले जाओ, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानो, प्लीज चले जाओ। विक्रम गुस्से में वहां से चला गया। रेखा ने गौरी को देखकर कहा, अब तू क्यों खड़ी है, जितना क्लेश करवाना था करवा दिया, अब जाओ यहाँ से। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ठाकुर निवास। अथर्व हाथ बांधकर अक्षित के सामने खड़ा हुआ था। हारिका सोफे पर बैठकर एप्पल खा रही थी। हारिका एप्पल खाते हुए एक बार अक्षित को देखती तो एक बार अथर्व को। हारिका एप्पल का एक बाइट लेते हुए अक्षित को देखकर कहा, बता दो ना अथर्व को सच सच, बेचारा कभी आंटी से पूछता है, कभी अंकल से, कभी दादी से। अक्षित तुम सच सच बता दोगे तो मैं अपने देवर की बारात लेकर चली जाऊंगी। अक्षित ने गुस्से में हारिका से कहा,
पहले तुम इसे अपना देवर बना लो। तुम्हारा खुद का कुछ अता पता नहीं है, तुम इसकी बारात लेकर जाओगी। अथर्व ने कहा, तुम्हारे पर गुस्सा बाद में निकालना, मुझे गौरी के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे सिर्फ सब कुछ सही सही बताओ, क्यों वह इतना परेशान रहती है, क्यों उसकी माँ उसे छोड़ नहीं रही। गौरी तुम्हें पहली बार कहाँ मिली थी? अक्षित ने कहा, जब इतना कुछ आरिका ने बता दिया है तो इसी से आगे का भी पूछ लो। इतना कहकर अक्षित वहां से जाने लगा। आरका ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया। अब आरका ने सीरियस होते हुए कहा, अक्षित, अथर्व जो पूछ रहा है उसे बताओ। अथर्व सच में बहुत परेशान है। तुम भी जानते हो और मैं भी कि अथर्व गौरी से शादी करके ही रहेगा। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अथर्व ने चिल्लाकर कहा, प्लीज यार बताओ मुझे क्या हुआ उसके साथ। फ्लैशबैक। 3 साल पहले गौरी 12वीं के एग्जाम दे रही थी। गौरी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत कर रही थी, जिससे कि वह पापा से कहकर आगे पढ़ने के लिए कह सके। गौरी के एग्जाम खत्म हो गए। गौरी ने 12th में टॉप किया था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। वह घर आकर अपने पापा को बताना चाहती थी कि उसने स्कूल में टॉप किया है। गौरी स्कूल से घर के लिए निकल रही थी कि तभी अमन ने गौरी को देख लिया। 25 साल का लड़का था। वह पूरे दिन शराब में डूबा रहता था। उसकी हाइट 5.9 फीट थी। रंग गोरा, पर अमन एक घमंडी इंसान था। उसे दिन उसकी नज़र गौरी पर पड़ी तो वह उसे अपनी हवस भरी नज़र से देखने लगता है। उसकी आंखों में गौरी को पाने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। वह गौरी के घर का एड्रेस निकालकर स्कूल से चला गया। अमन ने गौरी के पापा विपिन को 15 लाख का कर्ज दिया था, जो विपिन ने शराब में डुबो दिया। अमन को पता चला कि गौरी विपिन की बेटी है, तो उसे यह अच्छा मौका मिल गया अपने पैसे वसूल करने का। 2 दिन बाद अमन गौरी के छोटे से घर में बैठा हुआ था और उसके सामने गौरी के बाप हाथ जोड़े खड़ा था। अमन ने कहा, तो विपिन, तू कब दे रहा है मेरे पैसे? तूने अपने ऊपर 15 लाख का कर्जा कर लिया है। शराब तो तूने बहुत पी ली, अब मेरा पैसा भी निकाल। विपिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर आपको दे दूंगा। विपिन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी स्कूल से समर का हाथ पकड़ते हुए सामने से गौरी आ रही थी। गौरी ने इस वक्त स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी उम्र 17 साल की थी। उसकी स्कूल ड्रेस का रंग नीला था। नीले रंग में उसका गोरा रंग बहुत ही निखर कर दिख रहा था। गौरी ने अमन को देखा तो अंदर तक कांप गई। उसने समर को गोद में उठाया और रसोई में चली गई। समर ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, दीदी ये कौन है? गौरी ने झट से समर के मुंह पर हाथ रख दिया। गौरी को देखकर अमन की नीयत पहले ही खराब थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर लड़की मिल रही है तो कहीं और जाने की जरूरत है, इसे ही उठाकर ले जाऊं, जी भी बहल जाएगा और पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अमन ने गौरी को देखते हुए विपिन से कहा, पैसे तो तू दे नहीं पाएगा, इसलिए अपनी बेटी गौरी को मुझे दे दे। विपिन ने चिल्लाकर कहा, गरीब हूँ पर अपनी इज्जत नहीं बेचते। अमन ने अपने एक नौकर को इशारा किया और उसके नौकर ने शराब की पेटी लाकर विपिन के सामने रख दी। शराब को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने कहा, मालिक ले जाइए गौरी को। गौरी आपके घर में नौकर बनकर भी रहेगी तो उसके भाग्य खुल जाएंगे। इतना सुनते ही अमन ने गौरी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया। गौरी अमन को मारती रही पर अमन ने गौरी की एक नहीं सुनी। समर भी रोते रोते अमन के पीछे भागने लगा। तभी गौरी के बाबा भी आ गए और उन्होंने अमन का कॉलर पकड़ लिया और कहा, आप मेरी पोती को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी पोती ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? वह तो अभी बहुत छोटी है। अमन ने कहा, बुजुर्ग हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ। अपने बेटे से कहो 15 लाख दे दे और गौरी को अपने साथ ले जाए। गौरी के बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कर्ज तो उसके बाप ने लिया है, फिर तुम मेरी पोती को क्यों ले जा रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसे छोड़ दो। लेकिन अमन ने बाबा की एक बात नहीं सुनी और अमन ने बाबा को धक्का दे दिया। गौरी को ले जाकर गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया। घंटे भर के बाद अमन गौरी को लेकर एक होटल में आ गया। वह होटल अमन का ही था और गौरी को वहां ले जाकर एक कमरे में बेड पर फेंक कर कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया और खुद वहां से बाहर चला गया। बाहर जाकर अमन ने कॉल किया और 2 लड़कियों को गौरी को तैयार करने के लिए बुला लिया। गौरी को तैयार करने के लिए 2 लड़कियां आईं तो अमन ने दरवाजा खोलकर अंदर भेजकर बाहर से फिर से बंद कर दिया। पर गौरी तैयार होने के लिए राजी नहीं थी और वहां जितना भी सामान था वह इधर से उधर फेंकने लगी। तो उन लड़कियों ने परेशान होकर अमन को बुलाया। अमन ने गौरी के दोनों गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी।
अमन के मारने से गौरी बेहोश हो गई। अब अमन ने पलटकर उन लड़कियों को देखकर गुस्से में कहा, अब इसे तैयार कर दो, अब यह कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर अमन कमरे से बाहर चला गया। उन दोनों लड़कियों ने गौरी को देखकर कहा, यह तो इतनी सुंदर है, बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगेगी। उन्होंने गौरी को एक रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहना दी और हल्का सा मेकअप कर दिया, बालों का सुंदर सा जूड़ा बना दिया। इतने में ही गौरी परी की तरह लगने लगी। गौरी को देखकर वह तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। कुछ देर बाद उन्हें याद आया तो उन्होंने बाहर जाकर अमन को बता दिया कि गौरी को उन्होंने तैयार कर दिया है। अब अमन गौरी को होश में आने का इंतजार कर रहा था। अमन एक्साइटेड होकर उस कमरे में गया जहाँ गौरी बेहोश पड़ी थी, तो उसने देखा गौरी ने अपने हाथ की नस काट ली है और उसका हाथ खून से भरा हुआ था। अमन ने तुरंत जाकर उसके हाथ में अपना रुमाल बांध दिया और डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। कुछ देर में डॉक्टर आया और उसने गौरी को पट्टी कर दी। अमन ने पूछा कि गौरी को होश कितनी देर में आएगा, तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अब अमन ने गौरी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि गौरी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल साड़ी तो गौरी पर बहुत खेल रही थी। उसकी सजी हुई आंखें जो रोने की वजह से सूज गई थीं, वह उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। गौरी इस वक्त बेहोश थी। प्रेजेंट टाइम। अक्षित तभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। हारिका अथर्व और अक्षित को हाथ बांधकर देख रही थी। अथर्व ने कहा, गौरी के साथ इतना कुछ हुआ और गौरी ने मरने की कोशिश की, क्या अमन को उसके ऊपर तरस नहीं आया? गौरी के बाप में जरा भी इंसानियत नहीं थी कि शराब के लिए उसने अमन को क्यों बेच दिया। गौरी एक बच्ची थी, उसने एक बार भी गौरी के बारे में नहीं सोचा। हारिका ने कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, अपनी बेटी को ही शराब के लिए बेच देते हैं। गौरी के पिता इतना कैसे गिर सकते हैं? अक्षित ने धीरे से कहा, इसका जवाब तुम्हें शांति मामी देंगी, मुझे नहीं पता। अथर्व ने कहा, उसके आगे क्या हुआ? अक्षित ने सांस लेकर बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। ब्लू हेवन होटल को उस समय छत पर बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट किया गया था। पार्टी विक्रम के परिवार की तरफ से रखी गई थी। विक्रम के पापा रियान, माँ रीना, विक्रम की दादी कामनी भी मौजूद थी। लेकर के सभी मेहमान आने लगे। मेहमान आने के बाद पार्टी शुरू हो गई। दादी ने रीना को देखकर कहा, जरा अपनी ननद को फोन करके भी बुला लो। शांति, जयदेव, अक्षित, सालू को भी ले आएंगे। अथर्व उस टाइम अपनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था। अथर्व का फाइनल ईयर था। उसके बाद इंडिया जाकर उसने अपना बिजनेस सेटअप किया, तो 2 ही साल में अथर्व ने बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया था। अक्षित ने भी तभी लॉ खत्म किया था। अक्षित राघव देसाई के पास अपनी प्रैक्टिस करता था। अक्षित ने अभी तक कोई भी केस अकेले हैंडल नहीं किया था। अक्षित जितने भी केस लड़ता वह राघव देसाई के नज़रिए से ही लड़ता था, चाहे वह सही हो या गलत। लेकिन अक्षित राघव देसाई के बताए तरीके से ही लड़ता था। अक्षित को राघव देसाई का तरीका पसंद नहीं था, फिर भी देसाई जाना माना लॉयर था, इसलिए अक्षित को उसके साथ प्रैक्टिस करके काफ़ी बेनिफिट होने वाला था। घर में सारे मेहमान आ चुके थे। अमन को भी इस पार्टी में बुलाया गया था। विक्रम की दादी ने रीना से कह दिया था कि वह अमन से कह दे गौरी को भी पार्टी में ले आए। फोन करने पर पता चला कि अमन होटल में ही अपने रूम में है। रीना नीचे जाकर अमन से गौरी को पार्टी में ले आने के लिए कहा। अमन ने कहा, आप अपने साथ ले जाइए, जब तक मैं भी तैयार होकर आता हूँ। रीना गौरी को लेने गई तो देखा वह अभी भी बेहोश थी। रीना ने हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, तो धीरे धीरे गौरी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। गौरी के सर में बहुत दर्द हो रहा था। गौरी ने आंख खोलकर देखा तो सामने रीना खड़ी थी। उन्होंने गौरी से कहा, चलो खड़ी हो जाओ, पार्टी में चलो। गौरी ने पार्टी में जाने से मना कर दिया, तो पीछे से दादी ने आकर गौरी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। रियान और विक्रम ने देखा कि उनकी दादी ने गौरी को थप्पड़ मारा है, तो वह तो शॉक्ड हो गए। रियान ने गौरी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, अमन तुम्हें यहाँ उठा लाया और हमें पता भी नहीं था। पीछे दादी ने कहा, रियान तुम्हें शर्म नहीं आती गरीब लड़की से माफ़ी मांगते हुए? इसके बाप ने 15 लाख नहीं दिए, बदले में इसको दे दिया, तो ये अमन की खरीदी हुई एक चीज़ है और तुम इसके सामने हाथ जोड़ रहे हो। घर की इज्जत की परवाह है या नहीं तुम्हें? फ्लैशबैक एंड। अथर्व ने गुस्से में कहा, यह सपोर्ट किया है मामा जी ने। हाथ जोड़कर गौरी के सामने खड़े हो गए। 15 लाख से ज्यादा क्या किसी लड़की की इज्जत हो गई? मुझे तो शर्म आती है सोचते हुए भी कि यह मेरी मॉम का घर है। अभी मेरी नानी मुझे तो बड़ा प्यार दिखाती हैं
और गौरी तो कोई लड़की ना होकर कोई चीज हो गई। अक्षित ने कहा, सुन तो लेना पूरी बात, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं रोज तुझे तेरी नानी के किस्से सुनाने बैठूंगा। फ्लैशबैक। रियान ने कहा, चुप करो माँ, तुम्हें इसके अंदर अपनी पोती नहीं दिखाई देती? अमन की बात, हर बात को आप सपोर्ट करती हो, उसका गलत बातों में भी पूरा साथ देती हो। दादी ने कहा, रियान अपने लेक्चर अपने पास रखो और जल्दी से चलो पार्टी में। कोई नहीं है पार्टी में, ध्यान कौन रखेगा? विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। विक्रम ने गुस्सा करते हुए कहा, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने गौरी के ऊपर हाथ भी उठा दिया, इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर तो अमन का है, आप उसकी जगह आप गौरी को थप्पड़ क्यों मार रही हैं? फ्लैशबैक एंड। आरका ने कहा, यार ये विक्रम बंदा सही है, पार्टी में भी गौरी को ले आया और गौरी की माँ को भी सुना देता है। याद है अथर्व, कैसे उस दिन विक्रम खाने की प्लेट लेकर गौरी के पास चला गया था और किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।